नमो नमः। मैं संस्कृत अध्यापिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम हिंदी व्याकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो यह जो व्याकरण सीरीज है, यह स्कूल के विद्यार्थियों के लिए या किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है, जब भी हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसके वर्णों को पढ़ना होता है। तो प्रत्येक भाषा के कोई ना कोई वर्ण होते हैं जिससे उसकी शुरुआत की जाती है। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज हम वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, अर्थात ध्वनियाँ जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है, इसको लिखना ही ध्वनि कहलाता है। जैसे मैंने क बोला, मैंने क यहाँ पर लिखा, तो इसको लिखने का एक चिन्ह है ना, इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्णों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि हमने जो साउंड निकाली, उस साउंड को हम किस तरीके से लिखेंगे, वही चिन्ह क्या कहलाता है, हमारा लिपि कहलाता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसी को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहा, क्योंकि भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके जो लिपि चिन्ह है या जो उसके वर्ण हैं उसको पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी से हम शब्द बनाते हैं, फिर वाक्य बनाते हैं, और इसी प्रकार से हम व्याकरण के अलग अलग टॉपिक्स को समझते हैं। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। अब इसको हम आज के ही समझेंगे कि खंड नहीं कर सकते, अर्थात उसको और तोड़ करके छोटा नहीं बना सकते, इसीलिए वो सबसे छोटी इकाई कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख रखा है, राघव, ठीक है। अब मैंने राघव को क्या करा, अलग अलग वर्णों में तोड़ दिया, ठीक है। जैसे र में आ की मात्रा है, र धन आ, घ धन अ, व धन अ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इस शब्द को वर्णों में बदल दिया। परंतु क्या मैं इस वर्ण को तोड़ करके किसी और, इसका और छोटा रूप लिख सकती हूँ, इसको और तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकती ना। जैसे मैंने अ लिखा, तो क्या इसको और मैं तोड़ सकती हूँ, इसको और छोटा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए कहा गया है कि वर्ण जो हैं उनके खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चा। तो हिंदी वर्णमाला की यदि हम बात करें तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्ण तो हमने पढ़ लिया, वर्ण क्या है, ध्वनियों का लिखित रूप है, वह वर्ण कहलाती है। वर्णमाला क्या है? अब माला क्या होती है बच्चा, जिसे हम ऐसे पिरो देते हैं, एक एक मोती उसमें लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐसे पिरो देते हैं। अर्थात यहाँ पर भी हम वर्णों को क्या करेंगे, व्यवस्थित सीक्वेंस में, क्रमबद्ध रूप से उनको लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। अर्थात उनको सीक्वेंस से लिखना, व्यवस्थित रूप से लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, ठीक। हिंदी के वर्णों के दो भेद होते हैं। अब जो हम वर्ण पढ़ने जा रहे हैं, इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक का नाम है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो इन दोनों को हमें बच्चा इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अब देखते हैं कि स्वर क्या है। स्वर की, पहले हम पूरी वर्णमाला को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी हमारी वर्णमाला को देख लेते हैं कि वर्णमाला में 52 स्वर, 52 वर्ण कौन से हैं। जैसे कि पहले मैंने लिखा है स्वर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है हमारे, ये 11 स्वर हो गए। अब अयोगवाह, दो स्वर हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, अंग और अह, जिन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो दो ये हो गए। अब इसके बाद हम आगे आते हैं व्यंजन में। व्यंजन जो है हमारे, ये तो पांच पंक्तियां जो हैं, यह वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यह वर्गों में बटे हुए हैं, और प्रत्येक वर्ग में आप देख सकते हैं कि कितने कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। तो यहाँ पर 25 ये हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, य र ल व स ह, ठीक है। अब ये 8 हमारे ये हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चा, जो 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजनों को मिला करके जो वर्ण बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद आ जाता है उत्क्षिप्त, इसको हम कहते हैं अड़ और अढ़। जैसे पढ़ाई,
कढ़ाई करते हैं। अब हम इसको डिटेलिंग में समझेंगे कि वर्णों के जो दो भेद थे, स्वर और व्यंजन, उन्हें हम परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ उनके भेदों को सभी को पढ़ेंगे। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जो स्वर है ना बच्चा, ये क्या है? हमें बिना किसी रुकावट के, अर्थात जब हम इनको बोलेंगे अ आ ई, तो इसमें जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना, वो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के आराम से उच्चारित हो जाती है। अर्थात दूसरा है, यह स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र क्या होता है बच्चा? जो किसी और पर निर्भर ना हो, ठीक है। अर्थात इनका जो उच्चारण है वह स्वतंत्र है, इसमें हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। ये जो है बच्चे, जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अर्थात स्वर, जैसे कि यहाँ पर लिख करके मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे स्वर के भेद। तो स्वर के बच्चा 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व का अर्थ होता है बच्चा छोटा, दूसरा मैंने लिख रखा है एक मात्रिक, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण क्या हो? एक मात्रा के समान हो, जिसमें हमारा जो समय है वह कम लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। तो आपने देखा होगा जब भी हम अ आ पढ़ते हैं तो इनका उच्चारण जो है हम वह कम समय में करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा? हमारी 4 होती है, इसको नोट करके रख लेना। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ठीक है। ह्रस्व क्या है? छोटा है। अब इससे दुगना समय जिसमें लगेगा उसे हम दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब आगे आता है प्लुत। प्लुत का अर्थ होता है बच्चा जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, अर्थात उनसे अधिक समय जहाँ पर लगता है उन्हें प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पे होता है बच्चा? किसी को दूर से बुलाने में या किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या किसी को आवाज लगाते हैं, तब प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चा। बच्चों, स्वर तो हमारे पूर्ण हो गए, परंतु स्वर में ही अयोगवाह वर्ण भी आते हैं, जिसे हम अंग अर्थात अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार वर्ण क्या होते हैं बच्चा? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हम अंग बोलते हैं ना, तो यह वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है? नाक से उच्चारित होता है। और इसका जो चिन्ह है वह सिरोरेखा, सिरोरेखा कहा जाता है इस लाइन को, इसके ऊपर छोटा सा एक बिंदु लगा करके किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वतंत्र यहाँ पर लगा हुआ है, संतरा, ठीक है, या कंगन, निरंतर, व्यंजन, ये सभी में क्या लगे हुए हैं? हमारे अनुस्वार लगे हुए हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है बच्चा? हमारा खड़ी पाई के पीछे जो 2 बिंदु आते हैं, इसी को हम विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चा? ह की तरह, जैसे ह बोलते हैं ना, प्रातः। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में, अर्थात जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उनमें किया जाता है, जैसे प्रातः, संभवतः, स्वतः, अतः, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या होता है? जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, आँख, चांदनी, माँ। तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द हैं इनमें हमने किसका प्रयोग किया है? अनुनासिक स्वर का प्रयोग किया है। अब आगे एक और है आगत ध्वनि। आगे अंग्रेजी के शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं उसी को आगत ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, डॉक्टर, ट्रॉफी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली, कॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्वर की मात्राएं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो बच्चे स्कूल के हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा है उसको शुद्ध रूप से जान नहीं सकते हैं। इनका उच्चारण और लिखित दोनों रूप हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो अ है ना, ये क्या है, अपने आप में ही पूर्ण है, ये मूल है। पढ़ते हैं आ की मात्रा आप देख सकते हैं किसी के पीछे भी, जब हम एक खड़ी पाई लगाते हैं उसे हम आ बोलते हैं। फिर ई जब भी छोटी ई की मात्रा होगी वह वर्ण के आगे से पीछे की ओर जाती है। बड़ी ई की मात्रा उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये मात्राएं आपको अवश्य ही याद होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं बच्चा? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जबकि हमने स्वर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि उसके लिए किसी की सहायता नहीं पड़ती, परंतु व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तभी वह पूर्ण होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद कितने हैं? इसके भी भेद बच्चा 3 ही हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको बड़े ही सिंपल तरीके से हमें पढ़ना है। अब स्पर्श का अर्थ क्या होता है बेटा? छूना, टच करना। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, जो हमारे मुंह से जो भी साउंड उच्चारित होगी ना, जो भी वर्ण उच्चारित होगा, वह कंठ को, होंठ को या जिह्वा को, हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को, जैसे हमारा ये वोकल सिस्टम होता है ना, ये बोलने का एक साउंड होता है, ठीक है। ये यहाँ से हमने कंठ ले लिया, ये तालव्य ले लिया, ठीक है, ये हमने मूर्धा ले लिया, यहाँ पर दांत हो गए, फिर इससे बाहर होंठ हो गए। तो ये जो हमारा पूरा वोकल सिस्टम है ना, इतना, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, किनका? स्पर्श व्यंजनों का, तो ये इसके किसी न किसी भाग को छू करके बाहर निकले, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चा 25 होती है। इसको बड़े ही अच्छे ढंग से हमने याद रखना है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ना, पहले तो ये 5 वर्गों में डिवाइडेड है। कितने भागों में डिवाइडेड है? 5 वर्गों में। इसीलिए इनको वर्गीय वर्ण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। वर्गीय व्यंजन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। और यह जो वर्ग है, यह अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम से शुरू होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग की यदि हम बात करें तो इसमें क, ख, ग, घ, ङ, ये पांचों वर्ण आ जाएंगे। च वर्ग की बात करें तो च, छ, ज, झ, य, ये पांचों आ जाएंगे। ट वर्ग की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग की बात करें त, थ, द, ध, न। प वर्ग की बात करें प, फ, ब, भ, म। बच्चों ये और इसके जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर अर्थात पंचम अक्षर, ठीक है। तो पंचमाक्षर कितने होते हैं? 5 होते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पंचमाक्षर कितने होते हैं? 5 होते हैं। य, ङ, ण, न, म, ये 5 के हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है, नहीं छूती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है बेटा गर्म। ऊष्मा किसको कहा जाता है? गर्मी को कहा जाता है। तो ऊष्म वर्ण अर्थात गर्म वर्ण, अर्थात तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। जब मुख में घर्षण होता है तो इसमें क्या होती है? इनके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स,
और ह। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे कि दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनका वर्ण विच्छेद भी किया हुआ है। ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, या इसको घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन के जो इनके मैंने विभाजन किया हुआ है, इनको भी आपने याद रखना है। जैसे श्य है, तो श्य का जो विभाजन होता है वो होता है क श, और अ का साउंड जब इसमें लगेगा तभी तो हम श बोलेंगे ना इसको, क्योंकि हमने पढ़ा है व्यंजन जो होते हैं क्या होते हैं, स्वरों के बिना अधूरे होते हैं। और इस अधूरेपन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे हलंत को लगाते हैं। तो त्र का देखें तो त र अ, ज्ञ का देखें तो ज य अ। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ज य अ है तो इस प्रकार से इसका उच्चारण तो ज्यों होना चाहिए। तो आपने सही सोचा, इसका उच्चारण ज्यों ही होता है, परंतु मानक ध्वनि के रूप में ज्यों को हमने क्या कर दिया है, पहले से ही और ज्यों के रूप में उच्चारित होने लग गया, इसीलिए हम ज्यों बोलते हैं। परंतु जो विद्वान लोग होते हैं या किसी शास्त्री को आप देखेंगे तो वो ज्यों को ज्यों की तरह ही उच्चारित करते हैं। जैसे यज्ञ बोलते हैं, यानी बोलते हैं, तो इसका उच्चारण जो होता है वह ज्यों ही है। अब है स्र, स्र स र अ। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे संयुक्त व्यंजन पूर्ण हुए। इसी के साथ साथ एक होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चा, अब एक स्वर रहित व्यंजन होगा और उसी के समान, उसके ही समान वर्ण वाला स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक है, एक व्यंजन आधा होगा और एक व्यंजन पूरा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, तो इनके मेल से जो वर्ण बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये अलग से नहीं लिखे जाते, ये शब्दों में ही लिखे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, तो मैंने यहाँ पे पक्का बना दिया इसको, तो आधा क और उसके बाद पूर्ण क, अर्थात यहाँ पर हमारा द्वित्व व्यंजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने अन्य उदाहरण भी लिए हैं, जैसे बच्चा, तो पहले आधा च है फिर पूरा च है, तो ये भी क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। मिट्टी, तो मिट्टी कैसे लिखी जाती है, मिट्टी, अर्थात ये भी क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। बिल्ली, दिल्ली, इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी समान स्वर होंगे परंतु एक अधूरा होगा और दूसरा पूर्ण होगा, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और उसी के विपरीत संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर क्या होता है बच्चा, दोनों एक स्वर रहित व्यंजन होगा और एक स्वर रहित व्यंजन होगा, परंतु दूसरा जो स्वर सहित व्यंजन है वह भिन्न होगा। अर्थात जैसे तुम्हारा, तो म और ह आया है ना, परंतु म अलग है और ह अलग है, भिन्न भिन्न है ना दोनों, परंतु एक पूर्ण है और दूसरा अधूरा है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा संयुक्ताक्षर हो जाता है। तो संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी हम कई जगहों पर देखते हैं। तो बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।